क्लास। आज हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक हमारा मम्स। ओके, सो मम्स क्या है? मम्स इज़ एन एक्यूट इन्फेक्शियस डिसीज़ कॉज्ड बाय पैरामिक्सोवायरस। ओके, जो मम्स है वो एक एक्यूट इन्फेक्शियस डिसीज़ है। किस वायरस के कारण कॉज होती है? पैरामिक्सोवायरस के ग्रुप के कारण। ओके, तो इसका जो एजेंट है वो क्या है? पैरामिक्सो ग्रुप। इट इज़ कैरेक्टराइज मोस्ट कॉमनली बाय इनलार्जमेंट एंड टेंडरनेस ऑफ वन और बोथ द पैरोटाइड ग्लैंड। ठीक है, इसमें क्या होता है जब मम्स होता है किसी भी पर्टिकुलर पेशेंट को, तो क्या होता है जो पैरोटाइड ग्लैंड होती हैं वो क्या हो जाती है? स्वेल अप हो जाती हैं। ठीक, स्वेल इनलार्ज हो जाती मीन्स अपने साइज़ में बड़ी हो जाती हैं एंड टेंडरनेस हो जाती हैं दोनों वन और बोथ पैरोटाइड ग्लैंड। ओके, सो ये इसकी डेफिनेशन थी। मम्स क्या है? एक एक्यूट इन्फेक्शियस डिसीज़ है, कॉज होती है ये पैरामिक्सो वायरस ग्रुप के कारण। और इसमें क्या होता है मोस्ट कॉमनली सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है साइन सिम्टम्स वो क्या देखा जाता है? इनलार्जमेंट ऑफ पैरोटाइड वन और बोथ पैरोटाइड ग्लैंड। ठीक है, जो पैरोटाइड ग्लैंड रहती हैं दोनों वो क्या हो जाती है? इनलार्ज हो जाती है अपने साइज़ में और टेंडरनेस हो जाती हैं। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर। क्या है एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर? एजेंट होस्ट इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो एजेंट क्या है इसका? पैरामिक्सोवायरस। इसका ये आप याद रखना कि इसका एजेंट क्या है? पैरामिक्सोवायरस। ठीक है, अब होस्ट फैक्टर क्या है इसका? होस्ट फैक्टर है एज एंड सेक्स। ठीक है, होस्ट फैक्टर में कि किस किस को होती है? एज एंड सेक्स, किन किन एज को होती है? इट कैन अकर एट एनी एज एंड सेक्स। ये किसी भी एज और सेक्स को हो सकती है, पर्टिकुलर कोई डिसाइडेड नहीं है, बट ये कब होती है? डिपेंडिंग अपॉन प्रीवियस इम्यूनिटी स्टेटस। ठीक है, ये किस पर डिपेंड होती है कि आपका क्या एक प्रीवियस इम्यूनिटी स्टेटस है, आपके अंदर कितनी इम्यूनिटी पावर है। ठीक है, आपकी यदि इम्यूनिटी पावर लो है तो डिसीज़ जल्दी आपको कॉज हो सकती है। ओके, तो जनरली इट इज़ मोर कॉमन इन द एज ग्रुप 5 to 15 ईयर्स। ये कब होती है? 5 से लेके 15 ईयर्स के बीच में। ठीक है, ये 5 से लेके 15 ईयर्स के बीच में होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और ये कब होती है? हाईएस्ट इंसिडेंस इज़ अमंग नॉन इम्यूनाइज्ड चिल्ड्रन। ये किसमें हाईएस्ट इंसिडेंस किसमें पाए गए हैं? नॉन इम्यूनाइज्ड चिल्ड्रन। नॉन इम्यूनाइज्ड का मीन्स क्या है कि जिनको इम्यूनाइजेशन नहीं मिला है। ठीक है, जिन्हें इम्यूनाइजेशन नहीं मिला, वैक्सीन नहीं लगा है, उनको होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो ये कब होता है? 5 to 15 ईयर्स में होता है। और ये किसका? वैसे तो कोई भी एज एंड सेक्स डिसाइडेड नहीं है, बट मोस्टली जो रिसर्च के थ्रू पता चला है वो कब है? 5 से लेके 15 ईयर्स के बीच में। ओके, और हाईएस्ट इंसिडेंस का किन लोगों को होते हैं? कौन से चिल्ड्रंस को? जो इम्यूनाइज नहीं है, नॉन इम्यूनाइज चिल्ड्रंस को होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, अब हम देखते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर। कि इन्वायरमेंटल फैक्टर मीन्स कि इन्वायरमेंट में के कारण कि कैसे इन्वायरमेंट के कारण ये कॉज होती है, किस इन्वायरमेंट में ज़्यादा ये डिसीज़ कॉज होने के चांसेस हैं। तो इंसिडेंस इज़ हायर ड्यूरिंग विंटर एंड स्प्रिंग सीजन। इंसिडेंस जो है वो कहाँ पे कब ज़्यादा पाए गए हैं? हायर विंटर एंड स्प्रिंग सीजन, मतलब सर्दी में और बरसात का जो मौसम रहता है, ज़्यादा गर्मी ना सर्दी, और स्प्रिंग सीजन में ज़्यादा पाए गए हैं। तो इसका जो इंसिडेंस रेट है वो विंटर एंड स्प्रिंग सीजन में ज़्यादा है। ओके, तो ये डेफिनेशन एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर में एजेंट पैरामिक्सोवायरस, होस्ट फैक्टर में एजेंट सेक्स, किसी भी ए पर्टिकुलर एज ग्रुप नहीं है, बट हाँ मोस्ट कॉमनली पाए जाते हैं 5 to 15 ईयर्स में एंड किनको? नॉन इम्यूनाइज्ड चिल्ड्रंस में। एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है कि ये विंटर और स्प्रिंग सीजन में ज़्यादा पाए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। ओके, मोड ऑफ ट्रांसमिशन मीन्स क्या मोड है ट्रांसमिट होने का, मतलब कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या किस कारण से, किन चीज़ों से ट्रांसमिट हो सकती है ये डिसीज़। ओके, तो क्या है? द इन्फेक्शन इज़ स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये जो इन्फेक्शन है मम्स जो है वो क्या है? इसका इन्फेक्शन डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से भी हो सकता है। ओके, रेस्पिरेटरी सिक्रेशन। रेस्पिरेटरी सिक्रेशन मीन्स कोई भी रेस्पिरेटरी सिक्रेशन, सलाइवा का सिक्रेशन होना या
आपके मुंह से कोई भी मतलब जो चीज़ खा रहे हैं वही दूसरे को उसी जूठा करके किसी को दे देना, तो ऐसे कोई भी रेस्पिरेटरी सिक्रेशन या नोज से छींक के थ्रू, स्नीजिंग के थ्रू ये फैल सकता है। एंड फॉर्मेटाइज मीन्स किसी भी वस्तु मतलब कोई भी चीज़ है उसके थ्रू ये, या किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू ये फैल सकता है। तो जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिक्रेशन के थ्रू। एंड फॉर्मेटाइज किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, कि जो ऑब्जेक्ट वही जैसे यूटेंसिल्स है वो हम उसको खाना दे रहे हैं मम्स जिस पेशेंट को है उसी बर्तन में हम भी खाना खा रहे हैं, तो उससे भी ये फैल सकता है। या फिर किसी भी ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट को जिससे को वो छू रहा है, या फिर बेड को, तो ये होने के ज़्यादा चांसेस है। जिस बेड पे वो सो रहा है उसी बेड पे नॉर्मल पर्सन सो जाए तो उसको भी होने के चांसेस है। ओके, अब हम देखते हैं पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, कि पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी क्या है, किस टाइम पे ये होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। इट इज़ लेस कम्युनिकेबल दैन मीजल्स, पर्ट्यूसिस एंड चिकन पॉक्स, ठीक है। ये क्या है, लेस कम्युनिकेबल है, मतलब बहुत मीजल्स, पर्ट्यूसिस एंड चिकन पॉक्स की कंपेयर में लेस कम्युनिकेबल है। मतलब इसका जो ये जो कम्युनिकेबल है कम होती है, कम्युनिकेट कम होती है किसके कंपेयर में, मीजल्स, पर्ट्यूसिस एंड चिकन पॉक्स। मीजल्स में आपको पढ़ा चुकी हूँ, चिकन पॉक्स भी पढ़ा चुकी हूँ, पर्ट्यूसिस का अभी आप मतलब बस इतना ही जान लीजिए, इसको बोलते हैं हम काली खांसी, ठीक है। पर्ट्यूसिस मीन्स काली खांसी, ठीक है। तो ये उनकी कंपेयर में लेस कम्युनिकेबल है। एंड द पीरियड ऑफ इन्फेक्शन इज़ अनसर्टेन बट मे बी फ्रॉम 6 to 9 days, ठीक है। इसका जो पीरियड है वो पता नहीं है, बिल्कुल पता नहीं कि ये यही होगा कि नहीं, बट हाँ फिर भी ये 6 to 9 days तक में आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ पैरोटिड स्वेलिंग, ठीक है, 6 to 9 days में दिखती है जब स्वेल हो जाती है आफ्टर अपीयरेंस ऑफ स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। जो पैरोटिड ग्लैंड हैं उनके स्वेल होने पे 6 to 9 days के बाद ये हमें पता चल सकता है कि ये इस पर्टिकुलर पर्सन को मम्स हो गया है या फिर मम्स के साइन सिम्टम्स दिख रहे हैं। ओके, तो इसका ये पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी था। ये क्या लेस कम्युनिकेबल है मीजल्स, पर्ट्यूसिस एंड चिकन पॉक्स के। पीरियड ऑफ इन्फेक्शन इज इसका अनसर्टेन है बट मे बी फ्रॉम 6 to 9 days में आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ पैरोटिड स्वेलिंग हमें देख सकते हैं। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड कितना है इसका, 16 to 19 days बट मे बी एक्सटेंड अप 3 to 4 weeks, ठीक है। ये कितना 16 to 18 days तक रहता है और ये एक्सटेंड बढ़ भी सकता है, मतलब और ज़्यादा टाइम भी हो सकता है इसका सही होने के लिए। 3 to 4 weeks तक भी ये होने के चांसेस है, मतलब इतना और रह सकता है ये मम्स, ठीक है, सही होने में इतना टाइम लग सकता है। अब हम पढ़ेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कि इसके क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। तो फर्स्ट है फीवर आएगा, हेडिक होगा, एनोरेक्सिया होगा, ठीक है। एनोरेक्सिया मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट, पेन अराउंड द ईयर्स एंड जॉ, ठीक है। पेन कहाँ पे होगा, ईयर्स में और जॉ में, इधर इस साइड, ठीक है, ईयर के साइड में और जॉ में दर्द होगा, पेन होगा। एंड स्वेलन फेस, जब पैरोटिड ग्लैंड स्वेल होगी तो फेस भी कैसा हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, है ना, सूज जाएगा। सोर थ्रोट होगा, गले में भी खड़ास होने के चांसेस होंगे। तो ये इसके साइन सिम्टम्स थे, ठीक है। फीवर, हेडिक, एनोरेक्सिया, पेन अराउंड द ईयर्स एंड जॉ के बीच में साइड पेन होगा, ठीक है। स्वेलन फेस क्या हो जाएगा, स्वेल्ड अप हो जाएगा। एंड सोर थ्रोट। नेक्स्ट है हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या क्या करेंगे इसके लिए, हमें मम्स का पता करना है तो क्या, बाय टेंडरनेस एंड स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। देख के भी पता कर सकते हैं। पहले तो हम हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे कि टेंडरनेस और स्वेलिंग हो रही है क्या पैरोटिड ग्लैंड की, उससे भी हमें पता चल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड टेस्ट भी करवा के हम पता कर सकते हैं। CSF क्या है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड टेस्ट, ये करके भी हम देख सकते हैं। एंड यूरिन टेस्ट करके भी हम पता कर सकते हैं कि इसको कौन सी बीमारी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लिकेशन में देखते हैं
ऑर्काइटिस होने के चांसेस हैं। ऑर्काइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस, इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस ऑर्काइटिस। और ऑफ्राइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी, ये भी होने के चांसेस हैं। मैं लिख देती हूँ, इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी, ठीक है। जो ऑफ्राइटिस है उसे क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी। एंड ऑर्काइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस। जो टेस्टिस हैं उनमें क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन होने के चांसेस रहते हैं, कॉम्प्लिकेशन। ऑफ्राइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी, ओवरी में भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। और पैनक्रियाटाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियाज, इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियाज, ओके, इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियाज, ये इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन हमने देख लिया कि टेंडरनेस एंड स्वेलिंग देखेंगे पैरोटिड ग्लैंड में, तो हम पता कर सकते हैं ब्लड टेस्ट करवा के, CSF टेस्ट करवा के एंड यूरिन टेस्ट करवा के हम पता कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन में ऑर्काइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस, ऑफ्राइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी एंड पैनक्रियाटाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियाज। अब हम इसका देखते हैं ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन देखेंगे। ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं हम? पेशेंट को स्ट्रिक्ट आइसोलेशन बोलेंगे, आइसोलेट करने के लिए बोलेंगे कि आइसोलेट हो जाए, मतलब उसको आइसोलेट करके रखेंगे। और लिक्विड डाइट लेने के लिए बोलेंगे कि लिक्विड डाइट ले वो, ठीक है। ओरल हाइजीन लेने के लिए बोलेंगे कि सॉरी, ओरल हाइजीन मीन्स ओरली सफाई करने के लिए बोलेंगे कि सफाई करें, है ना, अपने मुंह की सफाई करके रखें बार बार की। और ओरली जो एक सॉल्यूशन रहता है और ओरली सॉल्यूशन उसको लेके अपने जो भी माउथ है उसको वॉश करने का वो करें टाइम टू टाइम। एंड एंटीबायोटिक लेने के लिए बोलेंगे, एनाल्जेसिक में मॉर्फिन लेने के लिए बोलेंगे एनाल्जेसिक में। एंड प्रोवाइड कंफर्टेबल रेस्ट, ठीक है। तो ये इसका ट्रीटमेंट करेंगे। फिर से मैं बता देती हूँ, आइसोलेट करने के लिए लिक्विड डाइट लेने के लिए बोलेंगे और ओरल हाइजीन अपने मुंह की सफाई करने के लिए बोलेंगे। और एंटीबायोटिक्स देंगे जो पेशेंट है उसको। एनाल्जेसिक यदि पेन हो रहा है तो उसको एनाल्जेसिक देंगे। एनाल्जेसिक में क्या देंगे हम? मॉर्फिन देंगे। और प्रोवाइड कंफर्टेबल रेस्ट, ठीक है। कंफर्टेबल रेस्ट लेने के लिए उसको बोलेंगे कि आप रेस्ट करो आराम से। और प्रिवेंशन क्या है इसका? प्रिवेंशन ये है MMR वैक्सीन, मीज़ल मम्स रूबेला। MMR का फुल फॉर्म है मीज़ल मम्स रूबेला वैक्सीन टू चिल्ड्रन ऑफ 1 ईयर ऑफ एज, ठीक है। ये जो वैक्सीन है MMR वैक्सीन वो कब देना है चिल्ड्रंस को? 1 ईयर ऑफ एज पे, ठीक है। कब? जब वो 1 साल का होगा चिल्ड्रन, उस टाइम पे हमें MMR वैक्सीन लगवाना है, ठीक है। ये याद रखना है कि MMR कब लगता है? 1 ईयर ऑफ एज, ठीक। तो यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म हुआ। मैं फिर से एक बार रिवाइज़ करा देती हूँ, कुछ नहीं है, ये इजी टॉपिक है। मम्स क्या है? एक एक्यूट इन्फेक्शियस डिसीज़ है, ठीक है। कॉज होता है पैरामिक्सो ग्रुप के कारण। और मोस्ट कॉमनली इसका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स इनलार्जमेंट एंड टेंडरनेस ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। और एजेंट फैक्टर है पैरामिक्सो वायरस। एंड एज एंड सेक्स किस किस को होता है ये? एनी एज एंड सेक्स डिपेंडिंग अपॉन द प्रीवियस इम्यूनिटी पावर, मतलब उनके अंदर कितनी इम्यूनिटी पावर है उस पर डिपेंड रहता है, करता है। एंड ये 5 to 15 ईयर्स के चिल्ड्रंस में ज़्यादा होता है, एज ग्रुप में होता है। और ये किसको होता है? नॉन इम्यूनाइज्ड चिल्ड्रंस को। एनवायरमेंटल फैक्टर में हम देख लेते हैं, ये हाईएस्ट ड्यूरिंग कब विंटर एंड स्प्रिंग सीजन में देखने को मिलता है, ठीक है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, रेस्पिरेटरी सिक्रेशन, फॉर्मेटाइज, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से, रेस्पिरेटरी सिक्रेशन से, या किसी भी फॉर्मेटाइज मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आने से हो सकता है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी क्या है? ये लेस कम्युनिकेबल है किसकी? मीजल्स, चिकन पॉक्स और पर्ट्यूसिस की कंपेयर में। और ये 6 to 9 डेज आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ पैरोटिड स्वेलिंग हमें पता चलता है। एंड इंक्यूबेशन पीरियड इसका 16 to 18 डेज है। एंड 3 to 4 वीक्स तक भी होने के एक्सटेंड होने के चांसेस रहते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है इसका? फीवर होगा, हेडेक होगा, पेन होगा जो अराउंड ईयर्स एंड जॉ के अराउंड में पेन होगा। जो फेस है वो स्वेल अप हो जाएगा, बहुत सूज जाएगा। एंड सोर थ्रोट, गले में भी खराश होने के चांसेस हैं, ओके। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन कैसे करेंगे हम? बाय टेंडरनेस एंड स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड ग्लैंड,
देख के कि टेंडरनेस और स्वेलिंग है पैरोटिड ग्लैंड में, क्या ब्लड टेस्ट, CSF टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये सब करवाएंगे। कॉम्प्लिकेशन में हो सकता है ऑर्काइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस एंड ऑफ्राइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवरी एंड पेनक्रियाटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियाज। ट्रीटमेंट में हम आइसोलेशन करेंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, एनाल्जेसिक्स देंगे, ओके, प्रोवाइड कंफर्टेबल रेस्ट देंगे। और प्रिवेंशन में हम क्या करेंगे, MMR वैक्सीन लेने के बोलेंगे 1 ईयर्स ऑफ एज के बच्चों को। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ये टॉपिक ख़त्म हुआ। आपका असाइनमेंट यही है कि इसकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख के लाएंगे आप। थैंक यू क्लास।